ये क्वेश्चन है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के कई एडवांटेजेस हैं लेकिन न्यूमरस चैलेंजेस भी हैं जिनको रिजॉल्व करना है। डिस्कस कीजिए। 15 मार्क्स, 250 शब्दों में आपको लिखना है। 10 मिनट आपके पास हैं और घड़ी का कांटा करेगा टिक टिक। उसके पहले क्या करना है, क्वेश्चंस के पार्ट्स आइडेंटिफाई कीजिए और साथ ही साथ ज्योग्राफी का आंसर है यानी डायग्राम तो आपको बनाना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। जल्दी से जाइए, जल्दी से नहीं, आराम से लिखिए, आंसर लिखिए। 10 मिनट है आपके पास।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अब तक आंसर लिख लिया है। तो जो सवाल है आपके समक्ष कुछ यही था, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफर्स मनी एडवांटेजेस लेकिन काफी चैलेंजेस भी हैं जिनको रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए किस टॉपिक से सवाल है, तो ये टॉपिक है अगर आप देखिए तो GS1 है। तो GS1 से है, 15 मार्कर सवाल है। तो कोई भी सवाल जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सवाल में कितने पॉइंट्स हैं, कितने सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो अगर मैं देखूं इस सवाल में सबसे पहले तो आपसे पहला सवाल है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस। तो आपसे बातों बातों में ही पूछ रहा है, पहला तो आप बताएंगे कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या एडवांटेजेस है, ये आपको बताना है। दूसरा आपसे पूछ रहा है क्या उनके न्यूमरस चैलेंजेस हैं, ये आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरा पार्ट है। जिसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है ये बताइए, तो क्या रिजोल्यूशन हो सकता है इन चैलेंजेस का, तो ये तीसरा पार्ट है। इन शॉर्ट इस सवाल में क्या आप लोगों ने 3 पार्ट्स आइडेंटिफाई किए, अगर आप ये तीनों पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एक भी पार्ट आपने मिस कर दिया तो आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। दूसरा किसका सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है, यानी क्या चाहिए, मैप चाहिए। तो एक मैप तो होना ही चाहिए, और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सुनते ही आपके मन में एक मैप सीधा सीधा आ जाएगा। सबको मालूम है नेशनल वाटरवे का आप मैप बना दोगे कि भाई जो 6 नेशनल वाटरवेज हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे। हाँ देखो नेशनल वाटरवे 1 है जो कि हल्दिया से लेके प्रयागराज तक चलती है, कुछ इस प्रकार से गंगा नदी में है। वैसे ही गंगा जी के बाद आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर का, ऐसा ही आपको एक मैप बना दोगे जो कि सदिया से लेके धुबरी तक है। फिर वैसे ही आप इनलैंड वाटरवे नेशनल वाटरवे 3 बता दोगे, वेस्ट कोस्ट कैनाल। नेशनल वाटरवे 4 बना दोगे, गोदावरी कृष्णा कैनाल। वैसे ही नेशनल वाटरवे 5 बना दोगे, ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल। और नेशनल वाटरवे 6 बनाओगे, बराक कैनाल। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट करते ही डायग्राम अच्छा ही लगता, तो आप यही अप्रोच रखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखोगे और साइड में एक डायग्राम के लिए, इंडिया का मैप के लिए जगह रख दोगे। तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी में जब वो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात हो रही है तो उसमें फैक्ट रिलेटेड, इकोनॉमी में ही फैक्ट रिलेटेड इंट्रोडक्शन अच्छा रहता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी वही अप्रोच रहेगा। तो एक फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि इंडिया की 14,500 किलोमीटर की नेविगेबल वाटरवेज है, जिसमें रिवर सिस्टम्स हैं, कैनाल्स है, बैक वाटर्स है, क्रीक्स है। लेकिन इंडिया का जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का पोटेंशियल है ये अनयूज्ड है जब हम अन्य देशों से इसकी तुलना करें तो। और ये दिखता है हमको इस फिगर 2 में, यहाँ पे मैंने डाला है फिगर 2 और यहाँ पे मैंने डब्बा बना के एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स के अंदर एक डायग्राम है। ये देखिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एज परसेंट ऑफ टोटल डोमेस्टिक सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो इसमें मैंने बार चार्ट बनाया है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बार चार्ट बड़ा मजा आता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब आप यूज कर सकते हो। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है तो सेम फॉर्मूला जाएगा। तो इंडिया का मैप, इंडिया दिखाओगे कितना है एज परसेंट ऑफ टोटल सरफेस डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट, तो ये आप देख सकते हो इंडिया का है 0.15% इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का रोल। चाइना का 9%, यूएसए का 14%, जर्मनी का 20%, बांग्लादेश का 32% है। तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पोटेंशियल है अनयूज्ड है जब हम बाकी देशों से तुलना करें, और ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का नंबर है, ये भी आप लिख दोगे। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम पहला सवाल जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो आइए आप बनाएंगे डब्बा बड़ा सा और लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट एग्जामिनर को जो चाहिए उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं, एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो पहला लिखिए सब हेडिंग। तो आपका आंसर का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, देखिए मॉड्युलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडराइटिंग खराब है कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर लिखें, सब हेडिंग्स बनाएं, उसमें सब हेडिंग्स बनाएं और आंसर को लिखें। मेरी हैंडराइटिंग कौन सी अच्छी है आप देख रहे हैं, वैसे तो पेपर में नहीं लिखा है मैंने तो ऑब्वियसली इस प्रकार से एक आर्टिफिशियल से पैड में लिखा है, जिसमें बचपन में हम कभी लिखते नहीं है, तो उसमें लिख रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी ये हैंडराइटिंग में कोई खास नहीं है, लेकिन आप आई एम प्रिटी श्योर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला मैंने क्या लिखा, लो कॉस्ट। देखिए मैं चाहता ही नहीं ना एग्जामिनर आगे पढ़े, मैं खाली क्या किया, सब हेडिंग डाल दिया। एडवांटेजेस ऑफ IWT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आप लिखिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में IWT लिखिएगा, उसके बाद जब भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लिखना है IWT आप लिख सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे लो कॉस्ट। तो लो कॉस्ट पे लिखा, एज पर वर्ल्ड बैंक द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्गो पर किलोमीटर इज लोएस्ट फॉर IWT। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रुपी पर टन पर किलोमीटर, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रुपीज 1.2, रेल का 1.4 लगता है, और 1 टन को 1 किलोमीटर दूर रोड के माध्यम से लेके जाना है तो खर्चा 2.28 होता है, 2.28 रुपीज होता है। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, एनवायरमेंटल बेनिफिट।
एनवायरमेंटल बेनिफिट में लिखूंगा कि हाँ इससे लो कार्बन एमिशन होता है, इंक्रीज्ड ग्राउंड वाटर लेवल होगा क्योंकि आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी फोकस करोगे, रिजर्वायर्स बनाओगे, रिवाइवल करोगे जो लोकल वेटलैंड्स हैं, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी उसका जाएगा। तीसरा एडवांटेज होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट इन इकोनॉमी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे होता है, तो लॉजिस्टिक्स को आप एफिशिएंट बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप आपकी कॉम्पिटिटिव हो जाती है। एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके लिए वाटर नीड्स का ठिकाना हो जाता है क्योंकि अब आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो सरफेस वाटर को कंजर्व कर रहे हो, तो वाटर नीड्स एग्रीकल्चर को सप्लाई कर सकते हो। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आप रिजर्वायर बनाते हो तो फिशरी एंड पिसिकल्चर को भी बढ़ावा मिलता है। फिर मैं बनाता हूं चौथा पॉइंट, पावर जनरेशन, क्योंकि आप रिजर्वायर्स बना रहे हो तो उससे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी होंगे, तो पावर प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे तो पावर जनरेशन भी होगा, फिर वो भी रिन्यूएबल होगा, क्लीन होगा, रिलेटिवली क्लीन होगा। फिर होता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्यों? क्योंकि नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 अगर आप देखें तो ये कौन से इलाकों में जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, लेबर सरप्लस है, तो इस वजह से यहाँ पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आएंगे, नए जॉब्स आएंगे, लेबर माइग्रेशन भी आप कर्व कर सकते हो और इन शॉर्ट इस तरीके से आप बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करोगे। छठा एडवांटेज है वाटर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग नीड्स, इंडस्ट्रियल नीड्स, अर्बनाइजेशन के लिए पानी का ठिकाना हो जाता है। सातवां क्या है, फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बना रहे हो, आप नेटवर्क ऑफ कैनाल्स बना रहे हो जिसमें रिवर इंटरलिंकिंग भी होने वाली है, तो इस वजह से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं वो इलाका जहां पे फ्लड आया है वहां पे सरप्लस पानी ड्रॉट इफेक्टेड इलाकों में डाइवर्ट कर पाओगे। तो इसको आप चाहो तो एक डायग्राम से बना सकते हो कि कैसे हम कुछ इस प्रकार से विदर्भ, जो कि आप देखो मराठवाड़ा विदर्भ ड्रॉट प्रोन एरिया है, और वहीं पर आप कुछ दिखाओगे कि भाई ऊपर में कहीं पे कोई फ्लड प्रोन एरिया है तो रिवर इंटरलिंकिंग होगी रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वहां से क्या होगा कि आप यहां से पानी डाइवर्ट कर पा रहे हो, है ना, पानी आप डाइवर्ट कर पा रहे हो। इसको अलग कलर से भी चाहो तो दिखा सकते हो, यहाँ पे फ्लड हो रहा है और यहाँ पे ड्रॉट हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉट हो रहा है, और इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, पानी को डाइवर्ट कर दे रहे हो। तो आगे मैं क्या लिख रहा हूं मैं पढ़ूंगा ही नहीं ना, मैं क्या देख रहा हूं कि हाँ चलो आपने लिख दिया है, पॉइंट है, तो इस प्रकार से आप छोटे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कि 7 पॉइंट लिख दिया, इससे ज्यादा एडवांटेजेस लिखना ही नहीं, आपको 5 लिखना था, 15 मार्कर है, 5 पॉइंट भी लिख रहे हैं काम हो जाएगा, 15 मार्कर 15 पॉइंट्स मैक्सिमम, इतना ही लिखना है। ठीक है दूसरा पार्ट पूछता है सवाल, क्या चैलेंजेस हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के। तो पहला चैलेंज लिखूंगा मैं, एनवायरमेंटल चैलेंज है। जब इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, कैनाल्स बनेंगे, रिजर्वायर बनेगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होगा। जैसा हमने देखा है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग हो रही है, उस दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा इलाका डूब रहा है। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। आप चाहो तो इसको मैप से दिखा दो, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग, बीच में पन्ना और उसमें रिजर्वायर बन रहा है जो कि आप दिखा रहे हो वो कैसे डूब रहा है। तो मैप यूज करोगे मजा आएगा। तो ज्योग्राफी में ट्राई करो मैप के कंटेक्स्ट में लिखना, मैप एंड कंटेंट दोनों को मिक्स करना सीखो, वो अप्रोच चाहिए। तो ये मैं चाहता हूं आप लोग अपने लिए करें, खुद दिमाग लगाएं और करें। फिर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि रिवर इंटरलिंकिंग करना है, क्या करना है, चैनल्स को डीपन करना होगा, जो नदियां हैं उसमें ड्रेजिंग करनी होगी। जैसे कि विक्रमशिला नेशनल पार्क है, कहां पर, नेशनल वाटरवे 1 में, तो गैंजेटिक डॉल्फिन्स उससे ऑलरेडी प्रभावित होने शुरू हो रहे हैं, तो वो एक समस्या होगी। वैसे ही डेल्टा की बात कीजिए, एनवायरमेंटल चैलेंज में ही है। जैसे सुंदरबन डेल्टा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब आप रिवर इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, है ना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को फोकस कर रहे हैं और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कैनाल्स बना रहे हैं, जगह जगह डैम्स बना रहे हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा जैसी कई नदियां हैं, उसमें जो सिल्ट है अब माउथ तक नहीं जा पा रहा क्योंकि बीच में डैम से, वहीं पर सिल्ट को रोक ले रहा है। तो इस वजह से सुंदरबन में मरीन एक्टिविटी, टाइडल एक्टिविटी हो रही है, उससे डेल्टा की जो मिट्टी है वो खत्म तो हो रही है लेकिन रिप्लेनिश नहीं हो पा रही, और इस वजह से डेल्टा क्या हो रहा है, सुंदरबन डेल्टा जैसा चीजें खत्म होती जा रही हैं और वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है। वैसे ही सोशल एंड इकोनॉमिक बात करेंगे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं। तो आप कहेंगे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज है जहां पे रिजर्वायर बनेंगे, तो वहां पे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका रिहैबिलिटेशन होगा। और यहां पर आप खाका रिपोर्ट, जब भी ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन होगा आपको ये कीवर्ड गिराना है, खाका रिपोर्ट।
खाखा लिखते एक्से एक्से हैं, जाजा है ना, लेकिन बोलते क्या है, खाखा। तो खाखा रिपोर्ट आप गिराएंगे कि कैसे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन से सोशल अनरेस्ट होता है, नक्सल वायलेंस होती है और एक कल्चर खत्म हो जाता है। जब ट्राइब्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और एक भाषा खत्म हो जाती है, एक रहन सहन का तरीका खत्म हो जाता है। तो इसकी बात आप करेंगे। वैसे ही सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे भाई रिवर इंटरलिंकिंग तो कर दोगे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट तो कर दोगे, लेकिन इस आपको जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी है? क्या पोर्ट्स तक ब्रेक ऑफ बल्क जो होने वाला है, सामान चढ़ेगा स्टीमर पे और फिर दूसरे नदी के सहारे दूसरे पोर्ट पे जाएगा, लेकिन वो पोर्ट तक क्या लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्या रेल और रोड का लिंकिंग हो रहा है? तो वो भी एक अलग चैलेंज होने वाला है। इसके सिवा सोशल एंड इकोनॉमिक की ही बात करें तो इकोनॉमिक में जब आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पर फोकस करोगे, कैनाल्स डिग करोगे, रिवर इंटरलिंकिंग करवाओगे, तो उसका जो कीमत है उसकी कीमत भी तो बहुत ज्यादा होने वाली है, वो भी आप कहोगे। वैसे ही पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के। क्या है? सबसे पहले तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी तो बढ़ जाएंगे। आपने देखा है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो जिसमें कहीं ना कहीं आप रिवर इंटरलिंकिंग करने वाले हो या फिर आप नदियों को जोड़ने वाले हो, तो इसमें कोई स्टेट बोलेगा मेरे हिस्से का पानी खत्म हो जा रहा है, दूसरा स्टेट खा जा रहा है। तो इस प्रकार की, जैसे कावेरी में हमने देखा है कितने बड़े इशू होता है पानी को लेकर स्टेट्स के बीच में, तो वो चैलेंजेस बढ़ेंगे। जैसे ही जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी है दोस्तों। बांग्लादेश जो कि लोअर रिपेरियन स्टेट है वो बोलेगा कि आप अपने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मेरे हिस्से का पानी जो नदियों से डायरेक्टली मेरे देश तक आता था उसको आप कैनाल में डाइवर्ट कर देते हो ताकि उस पर जहाज चल सके, तो वो भी समस्या होगी। इसके सिवा पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या होगा? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, कैनाल डिग करने हैं तो लैंड एक्विजिशन करना होगा, पोर्ट बनाना है, लैंड एक्विजिशन करना होगा, नदियों के किनारे पोर्ट बनाना है, नदियों के किनारे सबसे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, तो वहां पर जमीन लेना, प्रोटेस्ट को मैनेज करना, वो भी एक चैलेंज होगा। जियोमॉर्फोलॉजिकल चैलेंज भी है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर देश भर में चला रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप प्लेन्स टू पेनिनसुला पंप कर रहे हो पानी को, तो वो भी एक चैलेंज है। कैसे आप ऊपर पंप करने वाले हो, तो ये लिथोलॉजी भी एक प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए। तो ये जियोमॉर्फोलॉजिकल चैलेंज है, इसको आप डब्बे में डालेंगे, जब भी इमेज बनाएंगे डब्बे में डालेंगे और एक्सप्लेन करेंगे ये क्या लिख रहा है। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, लिथोलॉजी की बात आप कीजिए। आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कैनाल डिग करेंगे, लेकिन भैया कैनाल कहां डिग कर रहे हो? एलुवियल प्लेन्स में तो कैनाल डिग कर सकते हो, लेकिन पेनिनसुला का हार्ड रॉक है, उसमें कैनाल डिग करना बहुत महंगा सौदा होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है, तो वो लिथोलॉजी भी ध्यान में रखना होगा। तो ये सब क्या है? कुछ मेजर चैलेंजेस होंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के। अब सवाल उठता है कैसे रिजोल्यूशन होगा? तो नीति आयोग एक्शन एजेंडा ने इस पे कुछ लाइट थ्रो किया है, तो आइए उसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको आंसर लिखता हूं। तो आप लिखिएगा एज पर नीति आयोग एक्शन एजेंडा क्या करना चाहिए? नंबर 1, सागरमाला जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन एक्सपेडाइटेड तरीके से करना चाहिए और इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मॉडल की तरफ मूव करना चाहिए। नंबर 2, इंडिया का ड्रेजिंग मार्केट को ओपन कीजिए, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लाइए, फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करवाइए। नंबर 3, कार्गो गेटवे सिस्टम क्या होना चाहिए? कार्गो हैंडलिंग को मैकेनाइज करवाइए, इस पर फोकस कीजिए। इसके सिवा जो इनलैंड वेसल मैन्युफैक्चरिंग है भारत में अब तक ढंग से नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करवाइए? एक्सेस करवाइए, किसको? कैपिटल दीजिए इनलैंड वेसल मैन्युफैक्चरिंग ताकि भारत में हो सके, सब्सिडीज दीजिए सो दैट भारत में इनलैंड वेसल मैन्युफैक्चरिंग हो, सो दैट ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में चल सके। इसके सिवा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन अप्रोच पर फोकस कीजिए। क्या मतलब हुआ? इसमें लिखिए रेल, रोड एंड IWT तीनों को इंटरलिंक कीजिए सो दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कोई इशू ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हम दे सकें, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आप हम प्रदान कर सकें, है ना। इसके सिवा क्या कीजिए? इसके सिवा आखिरी पॉइंट मैं कहूंगा कि IWT जब हम कर रहे हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो पहले कुछ उन IWT पे फोकस कीजिए जिनको हमने नेशनल वाटरवे ऑलरेडी बना दिया है, उस पर फोकस करें और धीरे धीरे बाकी रिवर्स पर भी फोकस करना स्टार्ट करें, पर स्टार्ट करें नेशनल वाटरवे।
तो ये क्या हुआ, ये सारे पॉइंट्स आपने कवर किए और फाइनली आपको कंक्लूड कर देना था। कंक्लूड कैसे कर सकते थे कि फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड वी कैन सी हाउ इंडिया इफ इट वांट्स टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, देन लाइक बांग्लादेश एंड जर्मनी, इंडिया आल्सो नीड्स टू अडॉप्ट IWT या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, या कैसे भी आपको लिखना था। तो एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आपको करना चाहिए था, जिसमें आपको कहना था कि फ्यूचर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो IWT एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया आंसर कैसे लिखना है। देखा आपने इंट्रोडक्शन कितना है, 2-3 लाइन, क्या उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। पॉइंट, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम, सब हेडिंग, डायग्राम, फिर सब हेडिंग, अलग अलग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। जब हम पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं तो क्वेश्चन का ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ IWT, चैलेंजेस ऑफ IWT, रिजोल्यूशन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ IWT। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, सारे के सारे क्वेश्चन का ही वर्ड यूज किया है ताकि एग्जामिनर को पता चले कौन सा पार्ट कहां पे एड्रेस्ड है और सबका सब हेडिंग में कवर्ड है। तो इससे क्या होता है, आपका आंसर, हैंडराइटिंग खराब भी होती है ना, आप लोग अक्सर पूछते हैं खराब हैंडराइटिंग है क्या करें, खराब हैंडराइटिंग है तो ये अप्रोच रखिए, सब हेडिंग में तोड़िए और इस प्रकार से आंसर लिखिए, डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप मेरी डेली लाइव क्लासेस में जरूर जुड़े। अगर आप UPSC CSE के लिए सीरियस हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आया है वन स्टॉप सोल्यूशन, क्योंकि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको मिलता है GS कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, CSAT कोर्स, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, सुपर टीचर्स का कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलता है 1 साल की सब्सक्रिप्शन केवल 29,999 में। ऑफलाइन में जाएंगे 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर बैठेंगे, आपको केवल 29,999 में GS, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट, सुपर टीचर्स का कोर्स सब कुछ मिलता है। और ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, यूज द कूपन कोड KINJAL, दैट इज किंजल।